साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस। साथियों, कई बार आप सबकी ये बेसिक क्वेरी आती है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से हमारा अरेस्ट वारंट आ गया तो हम लोग सरेंडर करें या एंटिसिपेटेड लगाएं या हम लोग जो है क्वेश्चनिंग में जाएं, करें तो क्या करें, बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, कहीं ये तो नहीं कि जेल जाना पड़ जाएगा। तो आपकी जो क्वेरी है वो जायज़ है, आपका जो डर है वो जायज़ है, पर डर समाधान नहीं देगा आपको, डर और डराएगा। आप डरोगे तो और डरते रहोगे, और अगर डर निकल जाएगा एक बार तो फिर आपको जो स्थितियां हैं वो समझ में आना शुरू हो जाएंगी और आप इजीली जो है काउंटर कर पाएंगे। तो मेरा मकसद क्या है कि वो जो स्थितियां हैं उसको इजी करना। तो जब आपके विरुद्ध कोई अरेस्ट वारंट है और आप बेल नहीं करवा रहे हो, क्लियर है, और आप रेमेडी ले रहे हो इसके अगेंस्ट, तो कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई आप फरार हो जाओगे, कोर्ट आपके खिलाफ जो है ऑर्डर कर देगा, फरारी काट रहा है भैया, तो आप कोई भी रेमेडी आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगी और अल्टीमेटली आपका लाइफ कैरियर सब बर्बाद हो जाएगा। सरेंडर करना पड़ेगा और सरेंडर करने के बाद मजिस्ट्रेट कहेगा देखो भाई तुम लोग भाग लिए थे ना, और भाग लो। हुआ क्या? अल्टीमेटली तुम्हारे को जो है सरेंडर करना पड़ा। मैंने तो मतलब एक आदेश कर दिया फरारी का, और जिसके तहत भी अलग से मुकदमा करूंगा मैं। तो कहते हैं भाई, कई लोग घबरा जाते हैं, उनकी हालतें खराब हो जाती हैं और उनको लगता है कि भाई कुछ मतलब ही नहीं है भागने में, इससे बेटर कि अपन सरेंडर कर जाते हैं, क्लियर है। तो गलत वो भी नहीं है, पर जिन लोगों ने सरेंडर नहीं करा और सीख करी एंटिसिपेटरी बेल या सीख करी स्पेसिफिक रेमेडी फ्रॉम इंडियन कोर्ट्स, तो क्या वो लोग भी गलत थे? क्या उत्तर है, वो लोग भी गलत नहीं है। पर उनकी स्ट्रेटेजीज क्या थी? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया मिरेकल कि उनको राहत मिल गई और वो गिरफ्तार भी नहीं हुए, और अरेस्ट वारंट होने के बावजूद भी ना तो वो एब्सकॉन्डर बने और ना ही कोर्ट ने कहा कि आपने फरारी काटी, और अल्टीमेटली उनको रेमेडी तक मिल गई। क्लियर है बात ये? तो ऐसा क्या करा उन लोगों ने, ये हम पढ़ेंगे आज की केस स्टडी के अंदर। तो आज का जो हमारा कंसर्न है, जो स्पेसिफिकेशन है, वो जुड़ा हुआ है डिफेंस प्लानिंग से, खासकर तब कि हमारे विरुद्ध जो है अरेस्ट वारंट है और हम जो है घबराए हुए हैं कि सरेंडर करें या नहीं करें, या एंटिसिपेटेड लगाएं या नहीं लगाएं, या क्वेश्चन लगाएं या नहीं लगाएं। क्लियर है बात है साथियों? इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें कुछ कॉमन सेंस जो है लगाना पड़ेगा कि अरेस्ट वारंट जो है आता क्यों है, इसका बेसिक कॉज क्या है। साथियों, कानून में एक व्यवस्था दी गई है कि जब भी मजिस्ट्रेट जो है प्रोसीजर लेगा तो पहले इंस्टेंस पे उसको सम्मन्स या जमानती वारंट जो है जारी करने हैं। बट जहां पर अपराध जो है नॉन बेलेबल है तो वहां मजिस्ट्रेट जो है नॉन बेलेबल वारंट जो है जारी कर देते हैं। भले ही पनिशमेंट जो है उसमें लेसर साइड पर है, पर चूंकि ऑफेंस नॉन बेलेबल है इसलिए मजिस्ट्रेट जो है अरेस्ट वारंट निकाल देते हैं। पर बेसिक गाइडलाइंस क्या है कि मजिस्ट्रेट को कॉमनली सम्मन्स या जमानती वारंट जो है जारी करने चाहिए। अगर उसके कॉन्सिक्वेंस में आरोपी नहीं आ रहा है देन अरेस्ट वारंट का विकल्प ले सकते हैं, और अरेस्ट वारंट को ऐसी स्थिति में इन एडिशन टू सम्मन भी निकाला जा सकता है एज पर न्यू अपडेट्स इन BNSS। क्लियर? अब साथियों, कोर्ट ने जो है अपने खिलाफ ले लिया प्रसंज्ञान, और उस प्रसंज्ञान को लेने के बाद कोर्ट ने आपको तलब करा अरेस्ट वारंट से। ये मोटा मोटा अपन बुरे से बुरा केस मान लेते हैं। अब वो अरेस्ट वारंट कैसे आएगा आपके पास में, जरा सोचिए। मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि संबंधित जो पुलिस है जिसके द्वारा आपके विरुद्ध जो है कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी, मीन्स FIR दर्ज कर ली और FIR जो है उन्होंने पेश कर लिया, कोर्ट ने ले लिया प्रसंज्ञान, तो उस संबंधित थाने को कहेगा भाई ये आरोपी है और आपकी जो FIR थी हमने खारिज कर दी है, और चूंकि आपने इंसेप्शन पे इस पर कार्रवाई की अनुशंसा करी थी तो ये हमारा अरेस्ट वारंट है, जाइए और तामील करा के आइए। अब जो कंसर्ट थाना है वो किसी कांस्टेबल को जो है नियुक्त करेगा इस काम के लिए, उसका इन्वर्ट बनेगा और अल्टीमेटली वो बंदा जो है रवाना हो जाएगा आपके एरिया की तरफ। जब वो आपके एरिया की तरफ आएगा, गेट खटखटाएगा और वो कहेगा भाई आपका नाम सो एंड सो है, आपके विरुद्ध जो है वारंट है और आपको जो है हम गिरफ्तार करने हैं। क्लियर है? पर साथियों, ये प्रोसेस जो है 100% गलत है। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का 20 फरवरी 2025 का कि बगैर स्थानीय पुलिस की सहायता के गिरफ्तारी करना अपने आप में गैर कानूनी है, और जो गिरफ्तार करने आएगा बंदा आपको, वो बंदा जो है पुलिस की ड्रेस में होना चाहिए। इसके अलावा उसका प्रॉपर बैच जो है आपको दिखाई देना चाहिए, और वो सारी बातें उस वारंट में होनी चाहिए जिसका स्पेसिफिकेशन है। अगर वो नहीं है तो ऐसी स्थिति में समस्त कार्रवाई जो है अपने आप में ही गैर कानूनी होगी। पर अमूमन क्या करती है पुलिस की, आपको जो है इंसेप्शन पे तंग नहीं करती है, आपको पूरा मौका देगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो वकील साहब हैं उनको बुलवा लेती है मौके पर और 2 दिन 3 दिन का आपको वक्त देंगी, क्योंकि एडवोकेट साहब यूजुअली कहते हैं कि हम जो है सरेंडर कर देंगे और हमारा जो है आरोपी सरेंडर कर देगा, तो इसलिए कोई डर वाली बात नहीं है और आपका ये वारंट जो है तामील हो जाएगा इन ड्यू कोर्स, नो नीड टू वरी। तो पुलिस वाले कई बार मौका दे देते हैं कि भाई रेमेडी क्या है वो आप सीख कर लो ताकि आपको दिक्कत नहीं पड़े। पर 48 घंटे बड़े क्रूशियल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमको नींद तो आती नहीं है। जहां से ये वारंट है वो एरिया कौन सा है मालूम हमें होता नहीं है, और कंसर्न एडवोकेट उसका अश्योरेंस है, उसके बेसिस पे जो है आरोपी को 2 दिन जो है छोड़ा हुआ होता है। ये मोटा मोटा प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली पुलिस का दबाव होता है एडवोकेट के ऊपर भी कि आप एज सुन एज पॉसिबल रेमेडी लो और हमको इन्फॉर्म करो, नहीं है तो हम गिरफ्तार कर लेंगे आपके आरोपी को। इन द मीन वाइल ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि आरोपी जो है कहीं और चला गया,
या आरोपी जो है पकड़ में नहीं आया, तो पुलिस वाले जो है गुस्सा हो जाते हैं और एक नेगेटिव रिपोर्ट जो है सौंपते हैं कोर्ट को, भाई आरोपी जो है फरार हो गया, या आरोपी को जो है पाबंद भी किया गया था तब भी ये फरार हो गया, जानकारी में इसके अरेस्ट वारंट है तब भी ये फरार हो गया। तो कहने की बात ये कि वो कोर्ट से इंसिस्ट करते हैं कि इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और सख्त कानूनी कार्रवाई क्या होती है कि इसको एब्सकॉन्ड डिक्लेयर करो कि ये भगोड़ा हो गया। क्लियर है बात ये। अब आप भगोड़े तो हुए या नहीं हुए, पर उनके कहने से उनकी रिपोर्ट पर आप भगोड़ा जरूर बन जाओगे, क्योंकि डेफिनेटली कोर्ट ऐसी रिपोर्ट्स का संज्ञान लेता है गंभीरता से और छोड़ता नहीं है फिर आपको अल्टीमेटली। नुकसान क्या है भगोड़े बनने के अंदर कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी जब्त होंगी, और जब गिरफ्तार हो गए और पकड़े गए तो मुश्किल से बेल होगी। तो बेसिकली करें तो क्या करें, इधर कुआं इधर खाइए। अगर रेमेडी टाइम से नहीं मिली, मैटर क्या है उसको हम नहीं खोज पाए तो मरे, और अगर खोज भी लिया हमें स्टे नहीं मिला तो मरे। इधर तैयार पड़ा है स्टैंडिंग वारंट, तो करें तो क्या करें। बेसिकली आपको एक चीज दिमाग में सेट करनी पड़ेगी कि डर दिमाग से अभी भी निकाल दो। क्लियर है। आपको चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। चिंतन का पहला अध्याय क्या है कि आपके एडवोकेट साहब जिस मिशन पे हैं, सबसे पहले केस के बारे में मालूमात कीजिए कि केस क्या है। दूसरी बात, धाराएं अगर मालूम पड़ जाएंगी आपको तो गूगल पे जाइए और उन धाराओं को टाइप कीजिए, तो पनिशमेंट क्या है मालूम पड़ जाएगा आपको। अगर पनिशमेंट जो है अप टू 3 ईयर है, अप टू 5 ईयर है, अप टू 7 ईयर है, और कोर्ट ने प्रसंगन ले लिया है, पुलिस की एफआईआर है, आपको तलब कर लिया है, तो वहां पर चांसेस है 99% बेल होने के। वहां पर आप सरेंडर करके बेल ले सकते हैं। देयर इज नो नीड टू वरी। क्लियर है। अगर आपका बेल जंप भी है, उस कंडीशन में अरेस्ट वारंट आता है, वहां भी जो है आप सरेंडर कर सकते हैं, बेल अपने को इजीली मिल जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि मामला गंभीर प्रकृति का है, कोर्ट ने जो है अरेस्ट वारंट निकाल दिया है, और हमको डर भी है कि अगर हम गए तो मजिस्ट्रेट साहब जो है हमारे को जेल भेज देंगे, तो हम रेमेडी लें या नहीं लें। अगर आपको मैटर मालूम पड़ गया है, इसकी जानकारी हो गई है कि मैटर क्या है, और आपको सरेंडर नहीं करना है, तो ऐसे सिनेरियो में आप कहीं और भी शिफ्ट हो सकते हैं। देयर इज नो नीड टू वरी। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका बेसिक ऑब्जेक्ट ऐसा करने के पीछे लीगल रेमेडी होना चाहिए। अगर आप लीगल रेमेडी सीख नहीं कर रहे हैं और आप भाग गए और आप छुपे हुए हैं, तो फिर आप जो है जिम्मेदार बन जाओगे। पर अगर आप लीगल रेमेडी सीख कर रहे हो तो देन देयर इज नो नीड टू वरी। तो उसका पहला चैप्टर क्या है कि आपने जो है जानकारी लेने केस के बारे में। सेकंड चैप्टर क्या है, टू ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपीज। थर्ड चैप्टर क्या है, टू सीक रेमेडी। अरेस्ट वारंट को अगर हमें निरस्त कराना है तो रेमेडी सीआरपीसी में भी है, रेमेडी बीएनएसएस में भी है। वो रेमेडी क्या है, कैंसिलेशन ऑफ अरेस्ट वारंट। यूजुअली ये रेमेडी कोर्ट इंक्लाइन नहीं करता है, 50% मैटर्स में कोर्ट ये रेमेडी खारिज करता है, ये मांग के चलना। तो उसके लिए फिर आपको रिवीजन या हाई कोर्ट जो है क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आप सीधे एंटिसिपेटरी भी लगा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, ये भी रेमेडी अवेलेबल होती है। पर अमूमन कोर्ट का व्यू ये रहता है कि अगर आरोपी सरेंडर कर जाए तो सेम डे बेल ग्रांट करते हैं। कई बार जजमेंट ऐसे भी आए हुए हैं, और जजमेंट ये भी है कि इनको तलब कर ले जमानती वारंट से। अगर जजमेंट ये कि तलब कर ले जमानती वारंट से, तो वहां पर देयर इज नो नीड टू वरी, और वहां पर भी हमको रेमेडी जो है इजीली मिल जाती है। तो एंटिसिपेटरी में भी वहां पर रेमेडी है, और अगर हम जा रहे हैं 70(2) सीआरपीसी में, वहां भी रेमेडी है, मींस कैंसिलेशन ऑफ अरेस्ट वारंट। और इसके अलावा अगर हम जा रहे हैं इसकी रिवीजन में फर्दर, अगर हमें आवश्यकता है, तो वहां भी रेमेडी जो है मिल जाएगी हमें। तो रेमेडी ईजियर है, ऐसा कोई ये विषय नहीं कि हमें रेमेडी मिलेगी नहीं, आप जेल जाना ही पड़ेगा। पर आपको टेक्निकली प्रोसेस में कंटिन्यू रहना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस में कंटिन्यू नहीं है तो फिर आप मारे जाओगे। उससे रेमेडी आपको 1 महीने में मिले, हो सकता है 2 महीने में मिले, उससे 3 महीने में मिले, टाइम लगता है, बट यू मस्ट बी इन प्रोसेस ऑफ रेमेडी। और ये फैक्ट जो है कंसर्न मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा कि हम प्रोसेस में रेमेडी के। अदरवाइज फिर वो कार्रवाई करेंगे, फिर दिक्कतें अपने लिए हो जाएंगी आगे। और अगर उन्होंने कार्रवाई तब भी कर दी, चलो नहीं मानी आपकी बात और निकाल दिया आपके खिलाफ कि ये भगोड़ा हो गया है, इसका आदेश निकालते हैं, ये फरारी काट रहा है बंदा, तब भी एंटिसिपेटरी बेल आपकी लाई करेगी, तब भी क्वेश्चन जो है आपका लाई करेगा। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का व्यू है कि अगर व्यक्ति भगोड़ा भी है तब भी एंटिसिपेटरी बेल लाई करेगी, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल का निस्तारण जो है मेरिट्स पे होता है। ये प्रोसीजर लैप्स है कि वो नहीं अपील हो रहा है या वो एब्सकॉन्ड हो गया है, तो ये प्रोसीजर लैप्स है। बट टेक्निकली इस ग्राउंड पर एंटिसिपेटरी को या क्वेश्चन को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो रेमेडीज है, उसको सीख कीजिए, और अगर रेमेडीज सीख कर रहे हैं देन देयर इज नो नीड टू वरी। पर अगर आप भागी गए और जाके छुप गए जंगलों के अंदर कि पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी, तो फिर आप मारे जाओगे, फिर पकड़े गए तो फिर बच नहीं पाओगे। तो इसलिए मैंने आपको दोनों ही स्थितियां क्लियर कर दी है फरारी के अंदर कि अगर हम रेमेडी ले रहे हैं तो क्या होगा, रेमेडी नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको इस पॉइंट पर अपडेट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।